गुड मॉर्निंग। ये सैटरडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में या इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लास 11th में क्या सिखाया था? तो क्लास 11th में इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, हाँ, 2 डायमेंशनल मोशन हमने स्टार्ट किया था। 2 डायमेंशन में मोशन। 2 डायमेंशन में मोशन का मतलब क्या बताया था कि अगर पार्टिकल ऐसा चले कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होना स्टार्ट हो जाए। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होते हैं, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या है? वो 1 डायमेंशनल मोशन था। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या था? पार्टिकल का सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता, या तो x या तो y या तो z। स्ट्रेट लाइन मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन दो अलग अलग बातें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, सीधा सीधा रास्ते पे चल रहा होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन या 3 डायमेंशन मोशन में कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को। ठीक है, अच्छा। लेकिन इन जनरल क्या होता है ना, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है वो एक्स एक्सिस है, और उसको सिंप्लीफाई करके उसको मान के हम क्या करते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल चलता था तो किसी एक डायरेक्शन को अगर तुम प्लस मानोगे तो दूसरे डायरेक्शन को तुम क्या मान लेना? नेगेटिव मान लेना। अब प्लस माइनस से वहां पर काम चल जाता था। अगर जैसे हमने वो फ्री फॉल वाले क्वेश्चन किए थे, जब पार्टिकल ऊपर जाता था तो हमने पॉजिटिव माना था, और वही पार्टिकल जब नीचे आता था तो हम क्या मानते थे? नेगेटिव मानते थे। अब अगर मैं 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करूंगा तो सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चलने वाला। हमको प्लस माइनस के अलावा भी डायरेक्शन चाहिए। अब प्लस माइनस के अलावा जो डायरेक्शंस चाहिए वो कहां से आएंगे? तो वो वेक्टर से आएंगे। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन बेसिकली क्या है? मोशन और वेक्टर्स का एक कंबाइंड चैप्टर है। ठीक है, अच्छा। इससे पहले वाले लेक्चर में अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब मैं गायब हो जाऊंगा। मैं गायब हो जाऊंगा, कौन आ जाएगा? स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपको शायद अब, और यही आपको देखना है। मेरे को देखने आप नहीं आए हो, स्क्रीन देखने आप आए हो। स्टार्ट करते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन में हमने क्या किया है, जो बेसिक फॉर्मूलाज थे ना, बस वो जो बेसिक फॉर्मूलाज थे उसी को बस क्या कर देंगे? वेक्टर फॉर्मेट में लिख देंगे। पहला फॉर्मूला क्या था? v वेक्टर जो है, v वेक्टर जो था वो क्या हो जाएगा? v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? s वेक्टर जो है वो u वेक्टर टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है। और थर्ड फॉर्मूला जो है वो है v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। ये सब कैसे आया, कहां से आया, ये सब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो सकता है? मान लो मैं बोलूं कि क्वेश्चन ऐसा है। एक क्वेश्चन तो शायद मैंने कराया भी था। मान लो मैं बोलूं कि क्या है, पार्टिकल जो था, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऐसा है, u वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप है, और ये बोल रहे हैं कि इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है वो हो जाता है, मान लो -3i कैप प्लस 12j कैप। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं कि जो पार्टिकल है 10 सेकेंड में -9 ले लेते हैं, अच्छा वैल्यू आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन तो आप कुछ भी बना सकते हो, क्वेश्चन आप अपने मर्जी से बना सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि कोई पार्टिकल था जिसका इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से गिवन था, और ये बोला गया कि 10 सेकंड के बाद जो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह का है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द, पहला क्वेश्चन है, फाइंड
the acceleration, find the acceleration and displacement, find the acceleration and डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल if initially the particle was at 2,4, ठीक है। पता नहीं कुछ अगर आपको दिखे नहीं तो आप क्या करना, ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर गिवन था और 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया वो भी अपने को पता है। अपने को ढूंढना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, ये जो पार्टिकल था पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है वो ढूंढना है। और ये पूछा गया है कि पार्टिकल का फाइनल पोजीशन क्या होगा जब पार्टिकल ने 2,4 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास u है, v है और t है और अपने को a निकालना है। v है, u है और t है और अपने को a निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ट रहेगा क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए? तो अगर मैं ये फॉर्मूले को यूज करूँ ना, v इक्वल्स टू u प्लस at वाले फॉर्मूले को, तो v वेक्टर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 9i कैप प्लस 12j कैप। फाइनल वेलोसिटी ये है क्या, माइनस 9i कैप प्लस 12j कैप इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का, अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पूछा जाए तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना गया मैंने, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर तो पता नहीं अपने को, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को a वेक्टर रखने देते हैं और टाइम के प्लेस में अभी t रख देते हैं। टाइम का वैल्यू भी पता है, 10 सेकंड में ये चेंज आया था। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, मेरे को लगता है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं इसको गायब कर देता हूँ क्योंकि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ जगह चाहिए होता है। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये 3i कैप वाले टर्म को अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 9i कैप पहले से बैठा है तो माइनस 12i कैप हुआ इधर और ये 4j कैप वाला टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8j कैप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर और टाइम्स ऑफ टाइम। टाइम कितना था 10, 10 को नीचे लाके डिवाइड कर दो। तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो माइनस में 1.2 i कैप है और प्लस में 0.8 j कैप है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप देखोगे ना तो देखो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट भी वैल्यू आया है और एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट का भी वैल्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी देखो, यहाँ पर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 3 था x के अलोंग और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 4 था y के अलोंग, वो चेंज होके 9 और 12 हुआ है। मतलब x कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है और y कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट x के अलोंग भी है और y के अलोंग भी है। तो ये मैंने इस तरह से क्या कर लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब एक्सेलरेशन वेक्टर भी है और मेरे को फाइंड आउट करना है फाइनल पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है वो हो जाएगा u वेक्टर इंटू टी। इनिशियल यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देते हैं। u वेक्टर का वैल्यू कितना था, 3i कैप प्लस 4j कैप टाइम्स ऑफ टी। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, रेड से मैंने सॉल्व किया था इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले पार्ट को। अब मैं येलो से सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट को। और आई होप आपने रेड वाला पार्ट लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके लिख लेना क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए, ठीक है, अपने को स्पेस पसंद है। अभी 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 लिख दिया मैंने, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आया था
एक्सेलरेशन वेक्टर आया था मैं भूल गया। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आया था यार, पीछे जाना पड़ेगा। -1.2 ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। 1.2 और 0.8, 1.2 और 0.8। हाँ ये हो गया। फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो हाफ माइनस में 1.2 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप ए वेक्टर और टी का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। ठीक है। अच्छा, फाइनल पोजीशन मेरे को कैलकुलेट करना है, तो आर एफ वेक्टर लिख दो इसको। और इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन क्या था, इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन है 2,4 लिया था मैंने शायद। ठीक है, तो 2,4 लिया था, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैंने पोजीशन वेक्टर लिखना इसे पहले वाले लेक्चर में सिखाया है। अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस मानूंगा तो पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। 50 से जब आप 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और 0.2 ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 12 इंटू 5। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 60 आई कैप, एक टर्म आ गया, और 0.8 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 5 ये 400, मतलब 40 प्लस 40 जे कैप। देखो, अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप संभाल लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि गले पे चढ़ के बोल रहे हो कि सर आपने तो, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो छोटे मोटे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसके लिए सर तूफान सर पर नहीं उठाना। आर फाइनल वेक्टर जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप। 30 आई कैप प्लस में -60, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 आई कैप प्लस 80 जे कैप। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आसान कर देते हैं सॉल्व करके। आर फाइनल वेक्टर है, -2 जब उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो -28 आई कैप हो जाएगा यहाँ पर। -4 जब उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 जे कैप। अब अगर फाइनल पोजीशन वेक्टर ये आया है, मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -28,84। ये हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का। आर फाइनल पोजीशन या कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट पार्टिकल जहां पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है वेक्टर के साइन के साथ। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पूछेंगे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर कोई मेरे को बोलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढो, तो मैं ये नहीं करके, ये नहीं करके बस यहाँ तक ही छोड़ देता, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या। अब बहुत लोगों मैंने देखा है ना कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और बोलते हैं ये डिस्टेंस है। ये गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ तभी डिस्टेंस के इक्वल होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इस तरह की बच्चों वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ज्ञान है। अच्छा, अब कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। मान लो वेलोसिटी वेक्टर है 2 आई कैप -4 जे कैप, और आपसे किसी ने पूछा कि पार्टिकल का स्पीड कितना है वो बताओ। मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक ही केस में इक्वल होंगे जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब अगर इस तरह से, अगर आपके पास एक इंस्टेंट का वेलोसिटी था 2 आई कैप -4 जे कैप, और आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना, तो आप इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप सेम क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। क्या है सर अलग तरीका? तो अलग तरीका के लिए मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा पीछे मतलब बहुत पीछे, एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, पीछे 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 जा 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 जा। कंप्यूटर जा, अरे तू कहां से आ गया? कंप्यूटर जा जा जा, कंप्यूटर जा जा
जा कंप्यूटर जा जा जा। ये अरे तू हट जा यार। हाँ देखो यहाँ से अपना काम हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन था कि u वेक्टर कितना है, u वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, या इस फॉर्मूले से बताते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूले से बताते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना पीछे जाने का मतलब ही नहीं था फिर तो सर जी। जैसे देखो v वेक्टर, मैं किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। ये जो v वेक्टर है, जैसे जब मैंने पढ़ाया था आपको, मान लो कोई वेक्टर था, अगर कोई वेक्टर है वेक्टर a, तो आप वेक्टर को क्या कर सकते हो, उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट और उसके z कंपोनेंट के सम के इक्वल लिख सकते थे ना। हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये जो v वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट i कैप प्लस वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट j कैप इक्वल्स टू, u वेक्टर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, u x i कैप प्लस u y j कैप प्लस a x i कैप प्लस a y j कैप मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। अब क्या करते हैं ना, जितने भी आई कैप वाले टर्म है उनको एक साथ लिख दो और जितने भी जे कैप वाले टर्म है उनको एक साथ लिख दो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। मैंने सारे आई कैप वाला टर्म, आई कैप वाले टर्म कौन कौन से है, एक तो ये यहाँ से vx मिल गया, यहाँ से ux मिल गया, यहाँ से ax और यहाँ से t मिल गया, तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया क्या। उसी तरह अगर मैं vy वाले टर्म को लिखता, तो vy वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, uy प्लस ay इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। इसका ये मतलब है कि जब भी मैं y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखना, जब भी मैं y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो x का क्या एक्सेलरेशन है, x का क्या इनिशियल वेलोसिटी, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर मैं बात करूं कि मेरे को y डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो मतलब किससे है, y डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन के ही इनिशियल एक्सेलरेशन से मतलब है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मेरे को x डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो मतलब है मुझे x डायरेक्शन के इनिशियल वेलोसिटी से और x डायरेक्शन के फाइनल वेलोसिटी से। इसका मतलब मैं एक नोट ये बना सकता हूँ क्या, मैं नोट क्या बना सकता हूँ कि मोशन along y axis, motion along y axis is independent of velocity and acceleration, is independent of velocity and acceleration along x और z। अगर मान लो मोशन स्पेस में होता तो z कंपोनेंट भी आ जाता, अभी जैसे सिर्फ x और y में बात कर रहे हैं, स्पेस में होता तो x y z आ जाता। तो हम क्या सीधा से बोल रहे हैं कि अगर मेरे को कभी भी मोशन y डायरेक्शन में स्टडी करना है ना, तो सिर्फ y डायरेक्शन के वेलोसिटी से मतलब है, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से मतलब है, ठीक है। x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि y डायरेक्शन का मोशन कैसा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो जब भी मोशन इन 2 डायमेंशन आए ना, अब आज के बाद से क्या करेंगे, जो मैंने तरीका बताया आप वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन आज के बाद से क्या करेंगे, आज के बाद से ऐसा बोलेंगे कि x के मोशन को अलग सॉल्व करो, y डायरेक्शन के मोशन को अलग सॉल्व करो, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है टाइम। अब ऐसा क्यों बता रहे हो सर, आपने तो एक तरीका बता दिया सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका क्यों बता रहे हो। ये दूसरा तरीका इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन का एप्लीकेशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करेंगे, अभी जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वहां का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं y डायरेक्शन के मोशन को सॉल्व करूंगा तो x में क्या वैल्यूज है, x के क्या पैरामीटर्स है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है।
अगर मैं x के मोशन को सॉल्व करूंगा तो y में क्या चल रहा है, z में क्या चल रहा है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था, अब तो क्वेश्चन इरेज हो चुका है, लेकिन मान लो मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, मैं पीछे जा सकता हूँ, वैसे पीछे जाके अपन वैल्यूज देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज थे। वैल्यूज देख लेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं मास्टर सही पढ़ा रहा है, नहीं तो बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है सर। ये सही है, समय हमारे कंट्रोल में, चाहो तो समय रोक लो, मैं चाहूं तो समय पीछे कर सकता हूं, आगे नहीं ले जा सकते, बस जो बीत चुका है वहां पर वापस आया जा सकता है। आपके हाथों में भी समय है, आपके हाथों में भी पावर है, आप समय को रोक सकते हैं। हाँ, अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखिएगा तो कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना है, माइनस 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अच्छा, समय समय है, एक्स और एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, समय नहीं चेंज होता। तो समय कितना था, 10 सेकेंड। अब ना मैं मोशन को सिर्फ सॉल्व करूंगा सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, मैं वाई एक्सिस के बारे में सोचूंगा ही। मेरे को पता ही नहीं है कि वाई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे को कैलकुलेट करना है। मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, वेलोसिटी अलोंग x कैन बी रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x इनटू टाइम t, ऐसा लिख सकते हैं। अब x के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना है, -9 है सर। x के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 3 है सर। x के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम कितना है, 10। इस 3 को अगर मैं उधर भेज दूं, ये जो 3 है, इस 3 को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू ए एक्स इंटू 10 हो जाएगा क्या। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस और 1.2 आ गया क्या। देखो मैंने यहाँ पे भी जब सॉल्व किया था तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट -1/2 आया था। अब सिर्फ एक्स को अलग से सॉल्व किया तब भी क्या हो रहा है, 1.2 आ रहा है। इसका मतलब मैं वाई को कंसिडर करूं या ना करूं, एक्स के कंपोनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही होगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन सीखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो भी हम आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स के मोशन को एकदम अलग से सॉल्व करेंगे और वाई के मोशन को एकदम अलग से सॉल्व करेंगे। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर होगा टाइम। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लेना, और शायद मैंने आपको जो बताया है वो आपके जहन में, जहन मतलब दिमाग, ठीक है, कुछ दिनों से मेरे में बदलाव आया है। बदलाव आया इन द सेंस मैं उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको तो पता ही होगा उर्दू इंसान कब सीखता है, नहीं पता है तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको ही पता चल जाएगा। आपकी भी लाइफ में एक टाइम आएगा जब आपको उर्दू सीखने का अच्छा लगेगा, मन करे। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा वैसा सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी भी देखा है लोग वेक्टर्स में ही परेशान है, अभी भी लोग वेक्टर्स में ही परेशान है। वेक्टर्स से आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स मोशन वाले चैप्टर के सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स जितना पढ़ा दिया है, जितना आपको वहां पे करा दिया है उतना कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस आप, सॉरी, जो मोशन वाले मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन मैंने करा दिया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। वेक्टर्स में ही उलझे रहेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर अभी तक आप वेक्टर्स में ही उलझे हैं तो अपने पढ़ाई के टाइम को इंक्रीज करिए। अब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये तो तुमने भी किया होगा कि अभी तक हमने क्रिकेट के बॉल को कैसे फेंका था, ऐसे सीधा ऊपर। अभी तक हमने क्रिकेट के बॉल को, मैं थोड़ा आपके सामने साक्षात प्रेजेंट होता हूं, पॉज शेयर, पॉज शेयर, स्टॉप शेयर। हाँ, अभी तक हमने पार्टिकल को क्या किया था, पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंकते थे, मतलब पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता था फिर ऐसे नीचे आता था। अब पार्टिकल को क्या करते हैं ना, कुछ एंगल से फेंकते हैं, मतलब वो तुमने देखा होगा जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में क्या होता है, ये इस तरह से पार्टिकल को ऐसा कुछ फेंकते हैं क्या, तो पार्टिकल को जब ऐसे कुछ एंगल पे फेंकते हैं, पार्टिकल जब ऐसे सीधा फेंका था तो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे नीचे आ जाता था। अगर कुछ एंगल पर फेंकेंगे तो इस तरह के मोशन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो
ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ जाता है। शेयर स्क्रीन चालू, ओपन बोर्ड चालू, शेयर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि पार्टिकल को कुछ एंगल पर फेंकते हैं। अब आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो मैंने फ्री फॉल वाले जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वो भी एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ही, वो आपके समझ में आ जाएगा। देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मान लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। यहां से क्या करते हैं, एक पार्टिकल को फेंकते हैं। और कैसे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर। जो पार्टिकल है उसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंका है। ठीक है, और अगर फेंका है मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा। मान लो जो इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था वो कितना था, यू का। और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर पार्टिकल को हमने क्या किया है, फेंका है। अब ये जो पार्टिकल है, अब अपना बेसिक है, अपना बेसिक ऑब्जर्वेशन से आप देखोगे कि जब पार्टिकल को आप कुछ एंगल पर ऐसे फेंकते हो तो वो एक पर्टिकुलर तरह का पाथ फॉलो करके जाता है। ऐसा तो नहीं कि तुमने फेंका वो धरती तोड़ता हुआ, आसमान तोड़ता हुआ कहीं और चला गया, नहीं। वो क्या करता है, कुछ दूर तक ऊपर जाता है, कुछ दूर तक ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का मोशन कुछ होता होगा, आपने नोटिस किया होगा। जो पार्टिकल था जिसको आप फेंकते हो वो क्या करता है, कुछ दूर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर एक हाइट आने के बाद वो वापस से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। बचपन में आप ऐसा खेलते भी होगे, क्रिकेट के कुछ कुछ लोग यहाँ पर हो जाते थे, कुछ लोग यहाँ पर हो जाते थे, और एक बॉल को कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई बॉल की भी तो सुनो भाई, क्यों फेंक रहे हो बॉल को। अब इस तरह के मोशन, अब ये जो पार्टिकल है ना जिसको हमने फेंका था, इस पार्टिकल को ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो पार्टिकल है जिसको फेंक रहे थे, जो बॉल था जिसको फेंका जा रहा था, दैट बॉल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। और इस बॉल का जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं जो अपने को जानने हैं। टर्म्स हैं, इन टर्म्स का अपन क्या करेंगे, वैल्यूज भी फाइंड करेंगे, कुछ डेरिवेशंस होंगे, कुछ इक्वेशंस होंगे। देखते हैं। अब पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल थीटा। मैक्सिमम दूरी जो पार्टिकल जाएगा, ये मैक्सिमम दूरी जो पार्टिकल ट्रैवल करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ये तुमने सुना भी होगा मिसाइल्स में, मिसाइल्स का रेंज होता है कि वो कितने दूर तक जा सकता है। अब मिसाइल अगर कोई फायर कर रहा है तो ऐसे हॉरिजॉन्टली तो फायर नहीं करता ना, वो कुछ एंगल पर फायर करता है, तो मिसाइल कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, तो जितने दूर तक मिसाइल जा सकता था या जितने दूर तक पार्टिकल जा सकता था उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। बचपन में तुमने किसी और चीज का भी रेंज फाइंड किया होगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया प्रोजेक्टाइल का। यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है, रेंज। अच्छा, फिर पार्टिकल जो सबसे ज्यादा ऊपर गया, जैसे इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है क्या, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल का जो हाइट है वो ग्राउंड से सबसे ज्यादा है। तो जब पार्टिकल का हाइट ग्राउंड से सबसे ज्यादा होता है, ग्राउंड से जब इसका हाइट सबसे ज्यादा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट या एच मैक्स। ठीक है, ग्राउंड से जब पार्टिकल सबसे ज्यादा हाइट पर है, ये अपना टॉप मोस्ट पोजिशन है प्रोजेक्टाइल का। तो टॉप मोस्ट पोजिशन है मतलब वो ग्राउंड से सबसे ज्यादा दूरी पर है। अब ग्राउंड से सबसे ज्यादा दूरी पर है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एच मैक्स। अब पार्टिकल एच मैक्स से पहले जो उसका मोशन है और एच मैक्स के बाद जो उसका मोशन है ना, वो मिरर इमेज है। मतलब अगर तुमने यहाँ पर इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर मिरर रखा होता तो जैसा तुमको पाथ यहाँ पर दिख रहा है ना, वैसा ही पाथ तुमको यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, अच्छा, फिर और क्या है सर यहाँ पर, और यहाँ पर होता है ये जो पार्टिकल पार्टिकल जिस पाथ में चलता है ना, ये याद रख लेंगे, पार्टिकल पार्टिकल जिस पाथ में चलता है, जिस पाथ पर चलता है, पार्टिकल जिस पाथ पर चलता है उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो पार्टिकल जो है वो इस वाले पाथ से चल रहा था क्या,
तो जिस वाले पाथ से पार्टिकल मूव करता है उसे हमने क्या बोला, ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये क्या है, ये हमारा ट्रेजेक्ट्री है। आगे जाके क्या करेंगे, इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो सब आगे अपने को देखना है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, रेंज कितने दूर तक पार्टिकल जा सकता है, एच मैक्स ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन कर सकता है, और ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया जिस पाथ पे वो चला उस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब एक एक करके क्या करेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब फिर से ये जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है क्या? सर कैसे पता चला आपको 2 डायमेंशनल मोशन है? देखो, पार्टिकल एक्स में भी एडवांस कर रहा है और पार्टिकल वाई में भी एडवांस करके नीचे आ रहा है। मतलब पार्टिकल, आप ऐसा सोचना ना, जब भी अपन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जब भी आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो आप ऐसा सोचना कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। एक्चुअल में जो पार्टिकल था यहाँ पर, वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर आया, वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, एंड सो ऑन। लेकिन हम क्या अजम्पशन करेंगे कि एक पार्टिकल एक्स में चला है और एक पार्टिकल वाई में चला है। हम ऐसा सोच लेंगे कि प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है, बस दो वन डायमेंशनल मोशन ही है। एक्स के मोशन को अलग देखेंगे, वाई के मोशन को अलग देखेंगे। हम बोलेंगे एक पार्टिकल एक्स के अलॉन्ग चल रहा है, एक पार्टिकल वाई के अलॉन्ग चल रहा है। एक्चुअल में एक पार्टिकल है लेकिन हम उसको 2 पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और उस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, चलो चलो चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। आप स्क्रीन पॉज करके ये सब लिख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी देखिए यहां पर हम आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स के मोशन को अलग देखना है, वाई के मोशन को अलग देखना है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकाल सकते हो पहले वो लिखना स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या है? सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको रिजॉल्व, ये कोई ड्रैगन नहीं है, ये चाइनीज ड्रैगन नहीं है। ये वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व कर दूंगा तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट हम इधर बना सकते हैं और इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर बना सकते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा बोल्ड से बनाते हैं इसको। ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर बनाया जा सकता है और इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट हम इधर भी बना सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो वेलोसिटी था जो कुछ एंगल पर था, इसको रिजॉल्व करके इसका एक कंपोनेंट इधर बना देंगे। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ आ जाता है साइन कंपोनेंट, साइन थीटा। अच्छा, अब अगर देखोगे तो जो मोशन है वो तो अभी भी ग्रेविटी के कारण ही हो रहा है, तो यहां पर दिखा देते हैं ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जी डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब एक एक करके ना पैरामीटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं बोलूं कि मुझे जानना है इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग। एक्स के अलॉन्ग अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो वो u cos थीटा है क्या? एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो u cos थीटा है। y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो वो u sin थीटा हुआ क्या? जो वेलोसिटी u था, u वेलोसिटी वेक्टर था, उसका मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मैंने अलग अलग से निकाल दिया है। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं x के मोशन को अलग सॉल्व करूंगा, y के मोशन को अलग सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने x के पैरामीटर्स अलग करने वाला हूं और y के पैरामीटर्स अलग करने वाला हूं। अच्छा, x के डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, x के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिख रहा अपने को, मतलब x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। y के डायरेक्शन में है। सर y के डायरेक्शन में ग्रेविटी उसको बार बार नीचे खींच रहा है। अब y के डायरेक्शन में ग्रेविटी अगर उसको बार बार नीचे खींच रहा है तो साइन कन्वेंशन से एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन क्या रखेंगे? माइनस g। ये ux, ये uy, ax0, ay माइनस g। इस तरह से मैंने चारों वैल्यूज लिख दिए। अब क्या करेंगे इसमें, मेरे पास जब भी किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन आए ना तो आप क्या करना, पहला काम यही करना है आपको, ये 4 पैरामीटर्स ढूंढना है। मैं जिस तरह से सिखा रहा हूं उस तरह से सीख जाओगे तो आपसे प्रोजेक्टाइल के एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे फॉर्मूलाज कुछ आएंगे, आप फॉर्मूलाज चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा यहाँ पर कि आपको अगर फॉर्मूला इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं याद है ना तो और भी अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करना, याद करना कि किस तरह से क्वेश्चन में डिराइव किया था सर ने। जिस तरह से फॉर्मूला डिराइव करूंगा अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको किसी भी फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ux है, uy है, ax है, ay है।
हम क्या बोलते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, कोई तो रैंडम पोजीशन p पर है, और सबसे पहला क्वेश्चन, अब जो मैं डेरिवेशंस कराऊंगा वही क्वेश्चंस भी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब जो पार्टिकल फेंका उसको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी रैंडम पोजीशन p, एट एनी रैंडम पोजीशन p। ठीक है, किसी भी रैंडम पॉइंट p पर अपने को क्या करना है, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब p पॉइंट पर उसका क्या वेलोसिटी होगा वो अपने को जानना है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन क्या करना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि स्पेस की कमी है, क्वेश्चन में बार बार इसको इरेज करूंगा, ये डायग्राम नहीं मिटा सकता तो मेरे को इसी को मिटाना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर x के डायरेक्शन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता है तभी तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है ना। अगर मैं बोलूं कि x के डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x के डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब पार्टिकल यहां पर रहे, यहां पर रहे, p रहे, q रहे, r रहे, s रहे, t रहे, कहीं पर भी रहे, कुछ भी हो जाए, पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी नहीं चेंज होने वाला। जैसे यहां पर अगर मैं यहां पर देखूं ना, तो पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट अभी भी u cos थीटा रहेगा। अगर यहां पर नहीं ढूंढ के अगर मैं यहां ढूंढता, तब भी पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो u cos थीटा रहेगा। मान लो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर ढूंढता, तब भी कितना रहेगा, u cos थीटा। आप कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपको हर एक पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना मिलेगा, u cos थीटा। और ये सिर्फ बस इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, तो x के डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होगा। मतलब जो पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट इधर स्टार्टिंग वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर है ना, वही वेलोसिटी यहाँ पर जमीन को टच करने से जस्ट पहले भी होता, या कोई भी रैंडम पोजीशन पर पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है। अब देखो ये सब बातें अगर आपको याद करना पड़ रहा है ना, मतलब आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं, ये सब बातें आपको कंसेप्ट से सीखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में उसका क्या फर्क पड़ना है। अगर आपको एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब ही नहीं आता तो आप कभी भी ये सब नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, लग जाओगे याद करने के लिए, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, याद कर, कितना याद कर पाओगे भाई, इंसान हो, कंप्यूटर थोड़ी कोई हर कुछ याद करके रख लोगे। तो पार्टिकल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। हम क्या जानते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, तो वी को क्या लिख सकते हैं, वी को यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं क्या? मेरे को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जानना है, तो वी वाई मेरे को कैलकुलेट करना है। यू वाई कितना है, यू वाई के प्लेस में यू साइन थीटा रख सकते हैं, और मैंने प्लस रखा है, क्यों? क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में है तो मैंने प्लस रखा है। प्लस ए वाई के प्लेस में माइनस जी हो जाएगा क्या, माइनस जी इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो पार्टिकल के वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा क्या? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल के वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। हाँ या ना? बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया वाई डायरेक्शन में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला सबको आता है। अब मैंने क्या कर लिया, वी वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे टाइम का वैल्यू जब इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तो u साइन थीटा में कुछ माइनस कर रहे हो क्या? अगर u साइन थीटा में आप कुछ माइनस करोगे तो वी वाई का वैल्यू क्या होता चला गया, कम होता चला गया ना। जैसे जैसे आप इसमें माइनस करते जाओगे वी वाई का वैल्यू कम होता जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जब तक पार्टिकल ऊपर चल रहा है, तब तक रिटार्डेशन है क्या?
क्योंकि चलने की टेंडेंसी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब तब तक पार्टिकल का वेलोसिटी कम होता रहेगा। तो पार्टिकल जब तक टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचता ना, तब तक इसका वेलोसिटी लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अब टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या था कि इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा था। जब आपने यहां पर फेंका इसको तो ये ऊपर जा रहा था यू साइन थीटा के कारण। अब धीरे धीरे पार्टिकल का वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ऊपर तो है ना। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है पार्टिकल उधर ही भागेगा। तो जब तक पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में था, पार्टिकल क्या कर रहा था, ऊपर चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। एक ऐसा पॉइंट आता है टॉप मोस्ट पोजीशन, जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट जीरो हुआ क्या, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पार्टिकल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हुआ। टॉप मोस्ट पोजीशन जो है, टॉप मोस्ट पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या होगा, पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गया क्या, नहीं भाई साहब, वेलोसिटी नहीं जीरो हुआ है। यहाँ पर वेलोसिटी का सिर्फ वाई कंपोनेंट जीरो हुआ है, एक्स कंपोनेंट तो अभी भी है। बात समझ में आ रहा है क्या, हमने क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर तुमको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जानना है तो वो तो यू कॉस थीटा है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जानना है तो वो यू साइन थीटा माइनस जीटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को पी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैं यूज करूंगा तो घबराना नहीं है उनको सुन के। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को पी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, पी पॉइंट पर, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है मतलब क्या है, पी पर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है आई कैप, प्लस पी पर वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है जे कैप। अगर मैं ये लिख दूंगा, वही तो पार्टिकल का वेलोसिटी है ना पॉइंट पी पर। तो यहां पर अगर मैं लिखूं पार्टिकल का वेलोसिटी तो वो कितना हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा आई कैप लिख दो, और वाई कंपोनेंट क्या है, तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी जे कैप। ये मेरे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपसे पूछेंगे कि अगर एक पार्टिकल था उसको 10 ये से फेंक दिया, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखो। तो पार्टिकल का आप एक्स कंपोनेंट ढूंढ लेना वेलोसिटी का, पार्टिकल का वाई कंपोनेंट ढूंढ लेना और इस तरह से लिख देना। अगर आपसे किसी ने पूछा होता कि आप इसका स्पीड बताओ, जब पार्टिकल पॉइंट पी पर है तो उसका स्पीड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लेते। जब एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी लग रहा है सर कितना भारी है, कितना मुश्किल है, ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाए। आज डेरिवेशन कर लेना, तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन आज कर लेता हूँ, या एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा स्पेस खाली करूँ क्या, करता हूँ, नए से बनाते हैं क्वेश्चन। हट जा, ओए हट 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 हट। देखो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कोई पार्टिकल था, मान लो इसको हमने क्या किया है, 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऐसे फेंका है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंगल हॉरिजॉन्टल से ही दिया रहे, वर्टिकल से भी गिवन होगा तब भी सेम प्रोसीजर रखना, कोई ज्यादा चेंज मत करना है, आप कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक समझोगे ना, फॉर्मूलाज के पीछे नहीं भागोगे, तो आपको इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। बहुत लोगों को क्या होता है कि सर ये एंगल नहीं देके, अगर ये एंगल दे दिया तो हम गायब हो जाएंगे सर वहां पे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक समझो किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब ये अपने को दे दिया गया है, और अपने को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड फाइंड द वेलोसिटी find the velocity and speed of the particle, velocity and speed of the particle, speed of the particle at 3 and 7 सेकेंड, 3 सेकेंड पर
और 7 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी भी बताना है, वेक्टर में भी बताना है, और उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्पीड भी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। बहुत शानदार। ठीक है, देखो, अब जब भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आए ना, कुछ भी पूछा जाए प्रोजेक्टाइल में, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ये ढूंढोगे, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो, अभी 3-4 दिन प्रोजेक्टाइल चलेगा, आपका काम क्या करना है, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, ये कैलकुलेट करना। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, तो 50 का मैं एक कंपोनेंट यहां बना सकता हूं। ये जो 50 है, इस 50 का मैं एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना पाऊंगा, और इस 50 का मैं एक कंपोनेंट ऊपर के साइड में बना सकता हूं, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है, वहां पर आता है 50 cos 37, यहां पर आ जाएगा 50 cos 37, यहां पर आ जाएगा 50 sin 37। ठीक है, अच्छा, आप, मेरे को लगता है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको स्पेस खाली करता हूं। अभी देखो, यू एक्स का वैल्यू, यू एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 50 sin 37, यू, सॉरी, ये यू वाई है, ये यू वाई का वैल्यू है 50 sin 37, यू एक्स का वैल्यू कितना है, 50 cos 37, यू एक्स का वैल्यू है 50 cos 37, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, y के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, मतलब -10 है। अब साइन 37 और cos 37 का वैल्यू याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, एक ट्राइंगल याद रखना पड़ता है हमेशा। ट्राइंगल क्या है, इस तरह का एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल होता है इस तरह का, ये एंगल अगर 37 है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये याद रखना, 37 के सामने 3, तो 53 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देख के साइन 37 लिखूं, तो साइन 37 क्या है, 3/5 हो जाएगा क्या साइन 37, तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3/5, 50 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 30। अच्छा, वो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ना, क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, उसमें टाइम चेंज कर लेना 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है उसमें टाइम चेंज कर लेना 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 3 सेकेंड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकेंड, 7 सेकेंड हटा देना, 7 सेकेंड का कोई मतलब नहीं है वहां पे। 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड क्वेश्चन में चेंज कर लेना। यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ cos 37। cos 37 अगर आप देखोगे तो 4/5 है क्या, cos 37 4/5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, y के डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस में 30 है, और x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, अब ये इनिशियल है, यही फाइनल है, x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल कर भी रहा है, पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमेशा वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट कितना रहेगा, 40 रहेगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये जो डेटाज है मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि आपको पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है, वेलोसिटी वेक्टर जानना है अपने को। कब कब जानना है, एक तो जानना है एट 2 सेकेंड, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, एंड एट 5 सेकेंड। दो समय पर मुझे क्या करना है, वेलोसिटी का वेक्टर, और वहां पर स्पीड भी निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे तो स्पीड भी मिल जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा 40 रहेगा, टाइम 2 सेकेंड रहे, 5 सेकेंड रहे, या कोई भी रहे, ये हमेशा
ये हिमेश नहीं लिख रहा मैं, ये हमेशा 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल के वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट। हमने क्या देखा था, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो वाई कॉम्पोनेंट है वो है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब मान लो मेरे को वी वाई जानना है 2 सेकेंड्स पर, तो यू वाई के प्लेस में कितना रख सकते हैं, प्लस में 30 रख देंगे। ए वाई के प्लेस में कितना रखा जा सकता है, ए वाई के प्लेस में रखेंगे अपन माइनस में 10, और टाइम टाइम कितना रखना है 2 सेकेंड। तो जब आप वी वाई कैलकुलेट करोगे फॉर 2 सेकेंड तो वो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20, 10 सेकेंड्स का आ गया क्या। वी वाई का वैल्यू 2 सेकेंड के बाद कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड्स का आ जाएगा। इसका मतलब मैं 2 सेकेंड के बाद अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, आप ना समय समय पर लिखते जाना, वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूं एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो वो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप लिखेंगे क्या, वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। अब अगर मेरे से किसी ने पूछा होता मैग्नीट्यूड, इसका अगर किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा होता तो क्या करते थे, आई और जे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा या जो स्पीड आ जाएगा वो हो जाएगा 1600 प्लस 100। तो बहुत ही भयंकर सा वैल्यू आया है, लेकिन जो भी आया है वही अपना आंसर है। तो इसको थोड़ा आसान बना सकते हैं इस तरह से, मीटर पर सेकेंड, 100 को बाहर निकाल दिया तो 10 बन के बाहर निकला और √17 को अलग रख दिया। तो 2 सेकेंड पर पार्टिकल का स्पीड ये हो गया, और 2 सेकेंड पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप हो गया। अच्छा, आप ना थोड़ा बहुत लॉजिक भी यहाँ पर लगा सकते हो। लॉजिक क्या लगाएंगे सर, अपने को ये तो समझ में आ गया कि x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होने वाला, और y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, फ्री फॉल तो हमने पढ़ा ही था ना। हम क्या करते हैं, जब y के मोशन को सॉल्व करेंगे तो x के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना कि पार्टिकल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जब मैं y डायरेक्शन के मोशन के बारे में बात करूंगा तो x के बारे में अगर नहीं सोचना तो मैं ये बोल देता हूँ कि पार्टिकल को मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, और रिटार्डेशन का रेट क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा होगा, टॉप मोस्ट पोजिशन पर जा रहा होगा, तब क्या है, वो रिटार्ड कर रहा है क्या, और क्या रिटार्डेशन का रेट क्या है, हर एक 1 सेकेंड पर पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कम होना है क्या। तो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कम होना है तो अगर किसी ने पूछा होता, मैं पता है ये बिना फॉर्मूला यूज किए मैं आंसर आपको बता सकता था। कैसे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो तो हमेशा 40 ही रहने वाला है, 40 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने अगर इसको फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड से, t इक्वल्स टू 0 पर अगर वो 30 है तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर रिटार्डेशन होगा, अगर रिटार्डेशन हो गया तो 10 से कम हो गया तो 20 हो गया क्या। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर 10 आ जाएगा, बिल्कुल। मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड 10 आया गया। अच्छा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर कितना हो गया, 0 हो गया। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, अब देखो 3 सेकेंड पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, मतलब जहां पे इसको मैक्सिमम हाइट पर जाना था वहां पर ये पहुंच चुका है। अब मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या, अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। अब जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे, देखो 3 सेकेंड एग्जैक्टली 3 सेकेंड पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या। अगर कोई तुमसे पूछता ना कि वेलोसिटी वेक्टर लिखो 3 सेकेंड पर, तो 3 सेकेंड पे तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। अगर कोई आपसे पूछता कि आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है 3 सेकेंड पर, तो 3 सेकेंड पे वो अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, तो y कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो सिर्फ क्या लिख देते, 40 आई कैप लिख देते क्या उसका वेलोसिटी, और वही उसका मैग्नीट्यूड भी हो जाता ना। बात समझ में आ रहा है क्या। 3 सेकंड में, अगर मैंने आपसे पूछा ना, पहले तो 3 सेकंड पे ही पूछा था ना, तो 3 सेकंड पे 40 आई कैप है, क्यों, क्योंकि y कंपोनेंट 0 है। अच्छा, 2 सेकंड पर कितना है, 2 सेकंड पर हमने कैलकुलेट किया था 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना तामझाम करना ही नहीं है, आप यहीं से समझ जाओगे। 3 सेकंड में 0, तो 4 सेकंड के बाद
अब 3 सेकंड के बाद जब वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा इधर, तो चलने की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड। इसका मतलब अब समय के साथ इसका स्पीड बढ़ेगा क्या? अगर बढ़ेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। 4 सेकंड पे -10 हो गया क्या? माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 5 सेकंड पे कितना हो जाएगा? 5 सेकंड पर -20 हो जाएगा क्या? तो 5 सेकंड पे ही तो पूछा था ना। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता वेलोसिटी वेक्टर एट 5 सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर एट 5 सेकंड अगर मेरे से कोई पूछेगा, तो 40 आई कैप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो जाएगा -20 जे कैप। ये आंसर है। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल आपके पास गिवन है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? तो इस तरह से क्या करेंगे, किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन 1 टाइप 1 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका पोजीशन पर भी कैलकुलेट करना आता है, तो पहले वो सीखेंगे कि किसी भी रैंडम टाइम पर पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो सब सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में से अपन आगे और देखते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो, जो भी मैंने बताया है क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप जब तक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं होता।